कर्ण, महाभारत का शायद सबसे ट्रैजिक, सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही वीरता, दान और हाँ, त्रासदी की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या हम कर्ण की असली कहानी जानते हैं? मतलब जो किरदार हमारे जहन में बसा हुआ है, क्या वो वाकई वेदव्यास की महाभारत वाला कर्ण है, या फिर ये टीवी सीरियलों और बाद की कहानियों में गढ़ा गया एक अलग ही किरदार है? देखिए, हम सबके मन में कर्ण की एक इमेज बनी हुई है ना? खासतौर पर बी.आर. चोपड़ा की महाभारत जैसे शोज से, कि वो एक महान योद्धा थे, एक सेल्फलेस दानी थे, और सबसे बढ़कर एक ट्रैजिक विक्टिम, एक ऐसा हीरो जिसके साथ मतलब कदम कदम पर नाइंसाफी हुई, समाज ने ठुकराया तो दुर्योधन ने सहारा दिया। और सच कहूं तो इसी छवि की वजह से हम सबके दिल में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अब कर्ण की इस पूरी ट्रैजिक स्टोरी की जो नींव है ना, वो एक शब्द पर टिकी है, सूतपुत्र। इसी पहचान को लेकर कहा जाता है कि उनके साथ सारा अन्याय हुआ। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इस शब्द का असली मतलब क्या था? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। और ये जानना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि भेदभाव की जो पूरी कहानी है, उसकी पूरी इमारत इसी बुनियाद पर खड़ी है। तो सवाल ये है कि महाभारत के जमाने में सूत का मतलब असल में था क्या? क्या वाकई इसका मतलब सिर्फ एक नीची जाति का सारथी था, जैसा हमें हमेशा से बताया गया है? और यहीं पर पूरी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। महाभारत के ओरिजिनल टेक्स्ट के हिसाब से सूत कोई नीची जाति थी ही नहीं, बल्कि ये तो क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण मां की संतान को कहा जाता था। मतलब दो ऊंचे वर्णों की संतान। अब सोचिए, ये एक फैक्ट, सिर्फ ये एक फैक्ट उस पूरी धारणा पर सवाल या निशान लगा देता है कि कर्ण को जन्म से ही तिरस्कृत किया गया था। और ये सिर्फ परिभाषा की बात नहीं है, सबूत भी हैं। महाभारत में ही कई पावरफुल सूत किरदारों का जिक्र है। और ये उग्र श्रवा सऊती जो हमें ये पूरी कथा सुना रहे हैं, वो खुद एक सूत थे। और कौन? राजा धृतराष्ट्र के सबसे खास सलाहकार संजय, वो भी सूत थे। फिर विराट राज्य के सेनापति कीचक। अगर सूत होना इतना ही बड़ा सोशल डिसएडवांटेज था, तो सवाल यह है कि ये लोग इतने पावरफुल और रिस्पेक्टेड पोजीशंस तक पहुंचे कैसे? अच्छा, और जो सारथी का पद था उसे भी समझ लेते हैं। आज के जमाने की तरह वो कोई सिर्फ ड्राइवर नहीं होता था। अरे नहीं, सारथी एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट होता था, एक टॉप क्लास वॉरियर, जिसे युद्ध की हर छोटी बड़ी बात पता होती थी। और इस पद की इंपॉर्टेंस का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि खुद भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। ठीक है, तो सूत पुत्र वाली बात तो हमने समझी। अब आते हैं कहानी के दूसरे सबसे बड़े पॉइंट पर। वो दलील जो कर्ण के साथ हुए अन्याय को साबित करने के लिए सबसे ज्यादा दी जाती है, कि गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया था। हाँ, ये कहानी हम सबने सुनी है। ये कर्ण की पूरी ट्रैजिक इमेज का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि जब कर्ण गुरु द्रोण के पास गए तो उन्होंने जाति की वजह से, सूतपुत्र होने की वजह से उन्हें सिखाने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन एक बार फिर वेद व्यास की महाभारत कुछ और ही कहती है, और ये सच में चौंकाने वाला है। महाभारत के मुताबिक कर्ण द्रोणाचार्य के शिष्य थे। हाँ, आदि पर्व में साफ साफ लिखा है कि कर्ण ने कौरवों और पांडवों के साथ द्रोणाचार्य से ही शिक्षा ली, और यहीं इसी गुरुकुल से अर्जुन के साथ उनकी वो फेमस राइवलरी शुरू हुई थी। तो फिर इनकार किस बात का था? सवाल ये उठता है। देखिए, मनाही बेसिक ट्रेनिंग के लिए नहीं थी, बात थी ब्रह्मास्त्र जैसे डिवाइन वेपन की। द्रोण को लगा कि कर्ण उसके लिए अभी तैयार नहीं है, उसकी जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। वैसे ही जैसे उन्होंने अपने खुद के बेटे अश्वत्थामा को भी पूरी विद्या नहीं दी थी। और इसी इनकार के बाद कर्ण परशुराम के पास गए और अपनी पहचान छिपाकर, झूठ बोलकर वो ज्ञान हासिल किया। तो मुद्दा जाति का था ही नहीं, मुद्दा था पात्रता का, एलिजिबिलिटी का। चलिए अब जरा बाहरी अन्याय की बातों से हटकर कर्ण के कैरेक्टर के अंदर झांकते हैं। उनके अहंकार और उनकी दोस्ती के बीच की जो कश्मकश थी, उस पर नजर डालते हैं। कर्ण की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उनकी दोस्ती, कि वो दुर्योधन के लिए कुछ भी कर सकते थे। पर क्या ये दोस्ती हमेशा अटूट थी? चलिए कुछ घटनाओं को देखते हैं। गंधर्व युद्ध, जब दुर्योधन को बंदी बना लिया गया, कर्ण मैदान छोड़कर भाग गए थे। फिर विराट युद्ध में वो अर्जुन के सामने टिक ही नहीं पाए। ये वो घटनाएं हैं जो उस अटूट दोस्ती की कहानी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं। और शायद सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग एग्जाम्पल, महाभारत युद्ध के पहले 10 दिन कर्ण ने लड़ने से ही मना कर दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि सेनापति भीष्म थे और उन्हें लगा कि मेरे पराक्रम का श्रेय किसी और को क्यों मिले। सोचिए जरा। तो यहां सवाल उठता है कि ये दोस्ती थी या अपने ईगो को, अपनी पर्सनल ग्लोरी को दोस्ती से भी ऊपर रखना था? ओके, अब बात करते हैं कर्ण के उस गुण की जिसकी मिसालें दी जाती हैं, उनकी दानवीरता। दानवीर कर्ण। पर क्या हर दान सिर्फ दान होता है, या उसके पीछे कोई दुविधा, कोई डायलेमा भी छिपा हो सकता है? हम सबने ये कहानी तो सुनी ही है, दानवीर कर्ण।
कैसे उन्होंने अपनी जान की जरा भी परवाह किए बिना अपने दिव्य कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिए, और इससे उनके कैरेक्टर का सबसे महान, सबसे उज्जवल पहलू माना जाता है। पर चलिए एक पल के लिए इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। ये सिर्फ एक दान नहीं था, ये एक धर्म संकट था। एक तरफ थी अपनी दानवीर की इमेज बचाने की जिद, और दूसरी तरफ थी अपने दोस्त दुर्योधन की जीत की जिम्मेदारी, जो उसी कवच और कुंडल पटी की थी। कर्ण ने क्या चुना? उन्होंने अपनी पर्सनल ग्लोरी को अपने दोस्त की जीत से ज्यादा जरूरी समझा। तो अब तक ये तो साफ है कि ओरिजिनल महाभारत के कर्ण कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स, कहीं ज्यादा लेयर्ड कैरेक्टर हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? क्यों वक्त के साथ हमने इस इतने जटिल किरदार को एक सिंपल ट्रैजिक हीरो की कहानी में बदल दिया? देखिए, वेदव्यास की महाभारत में कर्ण एक जबरदस्त योद्धा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही उसमें जलन भी है, अहंकार भी है। मतलब वो सारी ह्यूमन वीकनेसेस हैं जो हम सब में होती हैं। उनका पतन सिर्फ बाहरी अन्याय की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उनके खुद के लिए गए फैसलों का भी उसमें एक बहुत बड़ा हाथ था। तो शायद असली सवाल ये है ही नहीं कि कर्ण हीरो थे या विलन। असली सवाल तो ये है कि क्या किसी इतने कॉम्प्लेक्स, इतने ह्यूमन कैरेक्टर को किसी एक हीरो या विलन के लेबल में बांध देना ही उसकी कहानी के साथ सबसे बड़ा अन्याय नहीं है?